लास्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी और इवोल्यूशन का सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ा था, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट टॉपिक था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आर एनवायरनमेंट। जब हम इसका वेटेज की बात करते हैं तो जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं या जो सीबीएसई ने जो इसका वेटेज दिया है वो 5 मार्क्स का है, यानी कि ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी के 18 मार्क्स में से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है। अब सबसे पहले इस फिगर से हमें पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट क्या है। हमारे आसपास का वातावरण ही हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे हम बात करें कि हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, उसी तरीके से दूसरी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ भी हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं। ये सारी जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी हमारे आसपास है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा वातावरण बनाती है और उसी को ही हम कहते हैं एनवायरनमेंट। सो आर एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली एनवायरनमेंट है क्या? एवरीथिंग विच सराउंड्स, जो भी चीज हमें सराउंड करती है, इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। सो एवरीथिंग विच सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इंक्लूडेड इन द एनवायरनमेंट। वो किस में इंक्लूडेड है? एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कुछ डेफिनेशंस और उनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। तो जैसे पहली डेफिनेशन आर एनवायरनमेंट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म between the biotic and the abiotic components of their environment। इकोलॉजी स्टडी है इंटर रिलेशनशिप की, आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोला जाता है इंटर रिलेशनशिप। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप किसके बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वर्ड ऑर्गेनिज्म अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि वो लिविंग फैक्टर है। तो यहाँ पे बायोटिक का मतलब है लिविंग और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। सो बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, द टर्म इकोलॉजी इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म दी थी ये किसने दी थी? अर्नस्ट हैकल ने दी थी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि द टर्म इकोलॉजी इज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकल। तो ये तो हो गया इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या है एंड इकोलॉजी या इकोलॉजी जो टर्म है वो हमें क्या समझाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। यहाँ से ये चैप्टर एग्जैक्टली स्टार्ट होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी and the biotic and the abiotic component present in it influences each other। इकोसिस्टम इकोलॉजी की बेसिक यूनिट है और ये ऐसी यूनिट है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे बायोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इकोसिस्टम। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें आ जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। वहीं एबायोटिक कंपोनेंट्स में टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल एक्सेट्रा।
मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जब एक पर्टिकुलर एरिया में आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक सिस्टम बनता है एंड द सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स एबायोटिक फैक्टर पे कैसे निर्भर हैं, जैसे प्लांट्स डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल पे। तो प्लांट ग्रो किस पे करेंगे, प्लांट ऑलवेज ग्रोज ऑन सॉइल, हमेशा ही मिट्टी पे ग्रो करेंगे। मिट्टी से वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेंगे और जब मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, उनमें डेवलपमेंट होगा। अब प्लांट को खाने वाले एनिमल्स, तो जो एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं प्लांट्स पे। वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जो एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। एयर में 21% ऑक्सीजन है। तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो किससे हो रहा है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से हो रहा है, हम उस पर निर्भर हैं, तभी हम उससे इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो बनाते हैं इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बायोटिक फैक्टर है और ये एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते हैं और इसी इंटरैक्शन को, एक पर्टिकुलर एरिया में होने वाले इंटरैक्शन को बोला जाता है इकोसिस्टम। सो हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाएं, हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, इनकी डिटेलिंग भी हम करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में कि कौन कौन से इकोसिस्टम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और वो किस प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में कौन कौन से प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं। पहला टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर में प्रेजेंट है, नेचर ने खुद बनाया है, खुद मेंटेन किया है, खुद सस्टेन किया है, हमारा उसको बनाने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस प्रकार का इकोसिस्टम होता है नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम की कुछ खास बात है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है दैट इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, यानी कि वो इकोसिस्टम एक कंप्लीट इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट इज मोर स्टेबल। ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरल इकोसिस्टम है दैट इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आएगा ये मोर स्टेबल, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज के ज़्यादा होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ मेंटेन्ड है, यानी कि खुद से ही सस्टेन्ड होता है, खुद से ही चलता है, खुद से ही मेंटेन और रेगुलेट होता है, अपने आप चलने वाला, अपने आप मेंटेन करने वाला इकोसिस्टम है नेचुरल इकोसिस्टम। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मिनरल साइकिल चलती है, जैसे गैसियस साइकिल चल सकती है, वाटर साइकिल चलती है, तो यहाँ पे अपने आप सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ मेंटेन। ये इकोसिस्टम के लिए भी बोला जा सकता है कि एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है, अपने आप से चलने वाला सिस्टम है। अब जब हम यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम हम दो टाइप्स के पढ़ सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि लैंड इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम में एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल वाला सिस्टम है, इकोसिस्टम है, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक दूसरा एग्जाम्पल है, और डेजर्ट में चलने वाला डेजर्ट इकोसिस्टम। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज वाटर इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में चलने वाला इकोसिस्टम। तो पानी जहाँ पे प्रेजेंट है नेचुरली, वहाँ पे चलेगा नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वो कौन कौन सा हो सकता है, पॉन्ड में चल सकता है, लेक में चल सकता है, रिवर में और ओशियन में चल सकता है। तो यहाँ पे पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन ये सारी की सारी वाटर बॉडीज हैं, और वाटर बॉडीज में चलने वाला इकोसिस्टम इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल किसमें कैटेगराइज्ड हैं, ये कैटेगराइज हैं नेचुरल इकोसिस्टम में। देन आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जिसको बनाने में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसको हम मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं कि उसको बनाने में ह्यूमन बींग्स ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि हमने वो इकोसिस्टम बनाया आर्टिफिशियली, इसीलिए सिस्टम को कहा जाता है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है ये इनकम्प्लीट है, इसी के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी भी कम है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज भी कम है और यहाँ पे ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, इसीलिए तो इसको आर्टिफिशियल बोला है। एग्जाम्पल, एक्वेरियम, गार्डन एंड क्रॉपलैंड। एक्वेरियम, हम अपने घरों में मछलियाँ पालते हैं एक्वेरियम में, तो यहाँ पे एक्वेरियम कैसा इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल। गार्डन, हम अपने घरों में पौधे लगाते हैं वास में, तो जो भी पौधा लगाया जा रहा है वो पौधा इज नेचुरल बट हमने उसको डेवलप किया है तो वो इकोसिस्टम हो जाता है आर्टिफिशियल। पैरेलली हम उसमें खाद भी डालते हैं, उसमें पानी भी डालते हैं, तो यहाँ पे वो भी कैसा हो जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो हम फसल उगाते हैं, क्रॉप्स की जो ग्रो हम करते हैं, दैट इज क्रॉपलैंड, दिस इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब यहाँ पे एक एक्वेरियम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक्वेरियम बनाना है तो एक्वेरियम बनाने के लिए हमें एक ग्लास चैम्बर चाहिए। हमने क्या किया, हमने ग्लास चैम्बर लिया, एक क्लोज्ड चैम्बर लिया, उस क्लोज चैम्बर में हमने ऑक्सीजन जनरेट करने की मशीन लगा दी, पेबल्स डाल दिए, छोटे छोटे जो पत्थर आते हैं, और साथ साथ में हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ यानी कि मछलियों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमें वहाँ पे हमने क्या किया, हमने वहाँ लगा दी एक ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन, यानी कि जो ऑक्सीजन लगातार बनाता रहेगा पानी में, तो वो एक क्या हो गया, एबायोटिक फैक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियली, और वहाँ पे हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो इंट्रोड्यूस करी हैं वो है मछलियाँ। पैरेलली हम उनको खाना भी देते हैं, फिश फूड भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें पानी भी डाला जाता है, तो यानी कि यहाँ पे भी एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन है, पर बना हुआ ये आर्टिफिशियल है, इसीलिए कैटेगरी है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो यहाँ हमने पढ़े डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम क्या हैं और इकोसिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इकोसिस्टम हैं उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है। लास्ट वीडियो में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या है और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हल्की सी इनकी डिटेलिंग करेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। So here there are two components of ecosystem, the biotic component and the एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट्स, एंड एबायोटिक को हम बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब जब हम यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स, और एज वी ऑल नो द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि खुद से खाना बनाने वाले। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब सेल्फ प्रिपरेटरी मैकेनिज्म पे ये चलते हैं। यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो जब हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो ये मैक्रो टाइप के होते हैं, माइक्रो टाइप के होते हैं। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स की यहाँ पे जो कैटेगरी है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, इट इंक्लूड्स एनिमल्स, ये एनिमल्स इंक्लूड करते हैं, एज वेल एज माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स कंज्यूमर्स में आते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। जो मैक्रो कंज्यूमर्स है उसमें आते हैं एनिमल्स, और जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं उनमें आते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स को हम माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं।
जब हम मैक्रो कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। सो यहाँ पे कंज्यूमर की 3 कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में एनिमल्स आते हैं, इसी कारण ये मैक्रो कंज्यूमर हैं। माइक्रो में आते हैं डिकम्पोजर्स। एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एबायोटिक। यहाँ पे आते हैं एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं या ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है कि जो इकोसिस्टम है उसके 2 कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। अब यहाँ पे एक एक की हम डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स से। सो हियर प्रोड्यूसर्स, द प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स। प्रोड्यूसर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स या कन्वर्टर्स भी कहते हैं। कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर इनको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हमने लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ा था कि प्लांट्स सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी भी हमने पढ़ी थी एटीपी की फॉर्म में। पैरेलली हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में और यहाँ पे एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोड्यूसर्स मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बट यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज भी प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई गई हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कौन से होंगे? जो फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं वो यूज करेंगे लाइट एनर्जी को एंड कीमो ऑटोट्रॉफ यूज करेंगे केमिकल एनर्जी को। तो यहां पे ये बन जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल कौन से होंगे? टेरेस्ट्रियल वो होंगे जो लैंड में रहेंगे। उसमें आते हैं हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो जब हमने बात की थी प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स में हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा था, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्रो और माइक्रो पढ़े थे। तो ये जो हैं टेरेस्ट्रियल वाले होंगे मैक्रो टाइप, और मैक्रो टाइप में आएंगे हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। वहीं जब हम एक्वाटिक की बात करेंगे तो एक्वाटिक में आएंगे माइक्रो प्रोड्यूसर्स, जिनको हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं और ये कैटेगरी है एक्वाटिक प्रोड्यूसर्स की। तो हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें मेनली कौन आते हैं? इसमें मेनली आते हैं ग्रीन प्लांट्स, बट कुछ बैक्टीरियाज को भी इसमें इंट्रोड्यूस हम करते हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। हमें एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर्स में एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की कैटेगरी है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की। दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट, यानी कि ये डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। और हम जानते हैं 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बी
हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आएंगे? हर्बीवोर्स आएंगे। और एज वी ऑल नो हर्बीवोर्स इंक्लूड रैबिट, डियर, रैट, इंसेक्ट्स एंड जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स पानी में रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। इनको हम कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स। एग्जैक्टली हैं क्या? ये करते क्या हैं? अपने खाने के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल डॉग, wolf, frog and small fishes all are the examples of secondary consumer. Next is tertiary consumer. tertiary consumer वो consumer हैं जो डिपेंड रहते हैं secondary consumers पे अपने फूड के लिए। इनको भी हम कार्निवोर्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है स्नेक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स का मतलब है कि ये उस लेवल पे हैं कि ये दूसरे को तो खा सकते हैं बट इनको कोई भी नहीं खा सकता। दे कैन ईट अदर्स बट कैन नॉट बी ईटन। यानी कि ये दूसरे को खा सकते हैं बट इनको कोई भी नहीं खा सकता। ये टॉप कैटेगरी में आते हैं, इसलिए टॉप कंज्यूमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लायन, हॉक, शार्क, टाइगर, ईगल, क्रोकोडाइल, पिकॉक एंड ह्यूमन बींग्स। तो हमारी जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में आते हैं? हम टॉप कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। तो कंज्यूमर्स हमने पढ़े यहाँ पे 4 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड टॉप कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज करने वाले कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। रिड्यूसर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। रिड्यूस करने वाले, ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज करने वाले, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इनको रिड्यूसर्स या ट्रांसफॉर्मर्स बोला जाता है। पहले ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद में ये उसको इंजेस्ट करते हैं। तो दे फर्स्ट डाइजेस्ट एंड देन दे इंजेस्ट। इंजेशन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में कि इंजेशन क्या होता है। दैट इज द इनटेक ऑफ द फूड इज नोन एज इंजेशन। तो पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर ये इंजेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब प्रोड्यूसर्स अपनी ग्रोथ के लिए मिनरल पे डिपेंडेंट है और मिनरल कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। यानी कि इन्होंने जब अपनी ग्रोथ की तो यहाँ से सॉइल से सारे मिनरल इन्होंने एब्जॉर्ब किए। एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी ग्रोथ हुई। अब यहाँ पे जो ये प्रोड्यूसर्स हैं इनको खाने वाले कंज्यूमर्स, होलोजोइक कंज्यूमर्स। होलोजोइक कंज्यूमर्स क्या करते हैं? पहले ये इंजेस्ट करते हैं फिर ये डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी होता है, पहले हम खाना खाते हैं, पहला इंजेशन होता है, सेकंड प्रोसेस होता है डाइजेशन। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं वो होलोजोइक टाइप के कंज्यूमर्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों से हमें क्या मिलता है? यहाँ पे दोनों से, प्लांट और एनिमल से हमें मिलता है डेड मटीरियल। प्लांट और एनिमल से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे डेड मटेरियल मिल रहा है। और डेड मटेरियल इंक्लूड करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मिनरल को। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक मिनरल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और यहाँ पे डिकम्पोजर्स का काम है इसको सिंपल में कन्वर्ट करना, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना। इसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं उसका भी यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने ले लिए थे, इनको दोबारा से सॉइल में देना जरूरी है, नेचर में बैलेंस करना जरूरी है। तो वो बैलेंस करने के लिए कौन आएंगे? बैक्टीरिया एंड फंगी आएंगे। बैक्टीरिया एंड फंगी कॉमनली डिकम्पोजर्स के फॉर्म में देखे जाते हैं। ये कॉमन डिकम्पोजर्स हैं। ये डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन कैसे होगा? ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे।
कि जब एंजाइम्स रिलीज करेंगे तो एंजाइम्स रिलीज होने के बाद यहाँ पे जो भी मैटर है वो कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट होगा सिंपल में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल था वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो थे ये दोबारा से सॉइल में चले जाएंगे, यानी कि रिसाइकलिंग हो गई मिनरल्स की, जहां से आए थे वहीं चले गए। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजर्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिनरल्स को रिसाइकिल कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ साथ में ये क्या कर रहे हैं कि ये नेचर में एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जो धरती है वो कचरे का ढेर बन जाएगी, यानी कि हीप ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी धरती। तो इसीलिए डिकम्पोजर्स का होना ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिकम्पोजर्स एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। डिकम्पोजर्स क्या हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये मिनरल्स को रिसाइकिल करने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पे मेनली हमने पढ़े अभी बायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल्स हमने एबायोटिक के भी पढ़े हैं, और एबायोटिक के साथ साथ एयर वाटर की क्या ज़रूरत है इसकी डिटेलिंग भी हम ब्रीफली करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, मेनली बायोटिक कंपोनेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे इकोसिस्टम का। तो यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है और उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स हैं। सो हियर दिस इज एन इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम में टाइगर है, फॉक्स है, ग्रास है एंड रैबिट है। अब ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। अब ऐसी कौन सी सीक्वेंस बनाई जाए जिसके आधार पे ये बताया जाए कि ये सीक्वेंस सही है या गलत है। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कुछ इक्वेशन से कि क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। इसको सेल्फ इवैल्यूएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस लेते हैं, रैबिट, ग्रास, फॉक्स एंड टाइगर। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में सबसे पहले लेवल पे यानी कि पहले प्लेस पे रखा गया है रैबिट को और दूसरी जगह रखा गया है ग्रास को। अब यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस सही है तो क्यों सही है और ये गलत है तो क्यों गलत है, इसको भी जस्टिफाई करते हैं स्टेटमेंट को। तो ये जो सीक्वेंस है ये सही नहीं है। इसको सोच के देखें कि क्यों सही नहीं है। जब हम रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट जो है पूरा दिन भी अगर धूप में खड़ा रहे तो सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकता, यानी कि वो सोलर एनर्जी से फूड नहीं बना सकता। तो जब सोलर एनर्जी से फूड नहीं बना सकता तो ऐसा कौन ऑर्गेनिज्म है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, दैट इज ग्रास। तो ग्रास सोलर एनर्जी को ट्रैप करके और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यानी कि ग्रास पहले आना चाहिए रैबिट से। सो हियर आई प्लेस ग्रास, देन आई प्लेस फॉक्स, देन रैबिट एंड देन टाइगर। अब ये दूसरी सीक्वेंस हमने ली ऑर्गेनिज्म की। तो क्या ये सीक्वेंस सही है? फिर से इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं या ये स्टेटमेंट सही है, इसको जस्टिफाई करते हैं। ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, अब यहाँ पे क्या इस सीक्वेंस में हमें दिखाई दे रहा है कि जो फॉक्स है, तो फॉक्स क्या है, कार्निवोर है, फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म है। और ये सीक्वेंस दिखा रही है कि जो फॉक्स है वो ग्रास खा रहा है। तो यानी कि ये सीक्वेंस भी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या सीक्वेंस रखेंगे, ग्रास को खाने वाला रैबिट, देन टाइगर एंड देन फॉक्स। एक तीसरी सीक्वेंस हमने देखी। अब इसमें भी जस्टिफाई करते हैं
कि ये सीक्वेंस क्या सही है, इसको इवैल्यूएट करिए आप ये देखिए कि क्या ये इक्वेशन सही आ रही है। तो यहाँ पे ग्रास को खाने वाला रैबिट, और यहाँ पे रैबिट को खाने वाला टाइगर, और टाइगर को खाने वाला क्या फॉक्स है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो टाइगर है दिस इज टॉप कार्निवोर, और हमने टॉप कार्निवोर में ये पढ़ा था कि हु ईट अदर बट कैन नॉट बी ईटन, यानी कि वो दूसरों को खा सकता है बट उसको कोई भी नहीं खा सकता। तो अगर इसको कोई नहीं खा सकता तो यानी कि फॉक्स इसमें दिखा रहा है कि टाइगर पे फीड कर रहा है। तो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो अ रॉन्ग सीक्वेंस। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? ग्रास ईटन बाय रैबिट, यानी कि रैबिट क्या खा रहा है, रैबिट किस पे फीड कर रहा है, ग्रास पे फीड कर रहा है। रैबिट पे फीड करने वाला फॉक्स, और फॉक्स पे फीड करने वाला टाइगर। तो यहाँ पे ये करेक्ट सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म की, सही अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का। और ये जो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किया गया है ये किसके आधार पे किया गया है, क्या ऐसे बेसिस लिए गए हैं? तो यहाँ पे जो बेसिस है नेचर एंड फूड हैबिट। सो what it is a sequence or the arrangement of organism on the basis of their nature and food habit, and this sequence is known as food chain. So let's begin with food chain. What is food chain? Sequence or arrangement of organism, ये sequence है और organism का arrangement है according to their food habit। किसके हिसाब से arrangement किया गया है? फूड हैबिट के हिसाब से इनका अरेंजमेंट किया गया है। और फूड हैबिट क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म फ्लैश ईटिंग हैं, कुछ टॉप कंज्यूमर्स हैं, कुछ ग्रास ईटर या प्लांट ईटर हैं। तो यानी कि इन कौन सा फूड खाएंगे उसके आधार पे इन ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंशियली अरेंज किया गया, और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं फूड चेन। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर फूड चेन है, और इस फूड चेन में हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रास से। सो हियर ग्रास, देन इज ग्रास इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट को खाने वाला वुल्फ एंड वुल्फ को खाने वाला लायन। तो ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में हमने ये देखा कि ग्रास को T1 लिखा गया है, रैबिट को T2 लिखा गया है, वुल्फ को T3 लिखा गया एंड लायन को T4 लिखा गया है। तो ये T1, T2, T3 एंड T4 ये क्या हैं? ये हैं ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंशियली जो अरेंज किए गए हैं वो सीक्वेंस दिखाई गई है। और ये जो T1, T2, T3 यानी कि यहाँ पे जो T है दिस रिप्रेजेंटिंग ट्रॉफिक लेवल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रास ट्रॉफिक लेवल पे है, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे है इसीलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। रैबिट सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है, वुल्फ थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है एंड लायन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। यानी कि ये जो फूड चेन है ये कितने ट्रॉफिक लेवल की हो गई? 4 ट्रॉफिक लेवल की हो गई। सो व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? स्पेसिफिक फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, यानी कि फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल है एक पर्टिकुलर फूड चेन में, स्पेसिफिक फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है उसी को ही रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रॉफिक लेवल पे। अब यहाँ पे फूड चेन की कुछ खास बात, जैसे लॉन्ग फूड चेन। लॉन्ग फूड चेन का मतलब है कि मान लीजिए एक फूड चेन है जिसमें ट्रॉफिक लेवल 1 है, ट्रॉफिक लेवल 2 है, ट्रॉफिक लेवल 3 है, ट्रॉफिक लेवल 4 है एंड ट्रॉफिक लेवल 5 भी है। यानी कि ये जो फूड चेन है ये 5 ट्रॉफिक लेवल की है। तो यहाँ पे लॉन्ग फूड चेन लेस एफिशिएंट है और लेस स्टेबल भी है। ये क्यों है इसका डिस्कशन हम एक और पॉइंट के बाद करेंगे। 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल की जो फूड चेन होती है, यानी कि अगर यहाँ तक की फूड चेन है 3 ट्रॉफिक लेवल या 4 ट्रॉफिक लेवल तक की फूड चेन है, वो मोर एफिशिएंट है और मोर स्टेबल भी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे
एनर्जी जाती है वो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10% लॉ जाती है। लिंडमैन 10% लॉ क्या शो करता है? ये शो करता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी जाएगी वो केवल 10% ही जाएगी। जैसे T1 से T2 10% गई, T2 से T3 10% गई, T3 से T4 10% गई और T4 से T5 भी 10% गई। अगर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, T1, T2, T3, T4 एंड T5। यहाँ पे 5 ट्रॉफिक लेवल की एक फूड चेन है। ट्रॉफिक लेवल 1 पे हमेशा आते हैं प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी, मान लीजिए इसके पास है 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी। इसके पास कितनी एनर्जी है? 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे जब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाएगी तो केवल कितनी जाएगी? 10%, यानी कि 1000 का 10% 100 किलो जूल एनर्जी जाएगी। अब T2 से T3 पे कितनी जाएगी? फिर से 10% जाएगी, यानी कि 10 किलो जूल जाएगी। T3 से T4 फिर कितनी जाएगी? 10%, यानी कि 1 किलो जूल जाएगी। और जब T5 पे जाएगी तो भी 10% जाएगी। इट मीन्स 0.1 किलो जूल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते चले गए तो ट्रॉफिक लेवल बढ़ने की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि कम एनर्जी मिल रही है किसको? लास्ट ट्रॉफिक लेवल को, क्योंकि यहाँ पे T5 पे 0.1 किलो जूल अवेलेबल एनर्जी है और यहाँ पे जो है वो 1000 किलो जूल है प्रोड्यूसर के पास। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जस्टिफाई हो जाता है कि अगर फूड चेन बड़ी है तो लेस एफिशिएंट होगी, यानी कि ट्रॉफिक लेवल 5 तक की फूड चेन लेस एफिशिएंट होगी। और अगर यही फूड चेन 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल की है, अगर यहाँ से यहाँ देखें तो एनर्जी जो है यहाँ पे 10 किलो जूल है और यहाँ पे 1 किलो जूल है, यानी कि यहाँ तक फिर भी एनर्जी की स्टेबिलिटी है। सो हियर the less efficient is the long food chain and the more efficient is the food chain which is of 3 to 4 trophic level. Next video में हम पढ़ेंगे what is Lindemann 10% law और how the energy get transferred from one trophic level to another trophic level. लास्ट वीडियो में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था कि फूड चेन क्या है। अब फूड चेन के साथ साथ ही और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं एंड द वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द 10% लॉ और द 10% फ्लो ऑफ एनर्जी. दिस 10% लॉ इज गिवन बाय लिंडमैन. दैट्स व्हाई दिस लॉ इज आल्सो नोन एज 10% लॉ ऑफ एनर्जी और लिंडमैन 10% लॉ. सो हाउ द एनर्जी फ्लोज इन द फूड चेन, किस प्रकार से फूड चेन में एनर्जी फ्लो करती है, यानी कि ट्रांसफर होती है. अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल 1 की. तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल 1 पे आती है ग्रासेस. हमेशा कौन आएंगे ट्रॉफिक लेवल 1 पे? हमेशा आएंगे प्रोड्यूसर्स एंड और द ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. अब सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है वो लेने वाले, उसको ट्रैप करने वाले, उससे फूड सिंथेसाइज करने वाले कौन है? प्लांट्स. यहाँ पे मान लीजिए प्लांट्स के पास जो एनर्जी आई है दैट इज 100 किलो कैलोरीज. किलो कैलोरीज, किलो जूल, ये एनर्जी की यूनिट्स हैं. अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो प्रोड्यूसर्स यानी कि ट्रॉफिक लेवल 1 पे जो प्लांट्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी है? 100 किलो कैलोरीज. अब यहाँ पे प्लांट्स को खाने वाले कौन है? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स किस ट्रॉफिक लेवल पे आ रहे हैं? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आ रहे हैं. तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से कितनी एनर्जी आ रही है? 10% एनर्जी आ रही है. अब यहाँ पे जब 10% आ रही है तो बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है. सो हियर ओनली 10% एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड
एंड व्हाट अबाउट द 90%? 90% इज डिसिपेटेड और लॉस्ट एज हीट। अब यहाँ पे अगर 100 किलो कैलोरीज का हम 10% निकालें तो कितना आएगा? 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी आ रही है? 10 किलो जूल्स। सो हियर 10 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म विच आर अवेलेबल ऑन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, यानी कि इसको कितनी एनर्जी मिली? 10 किलो जूल। नेक्स्ट, अब यहां से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाएगी। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है वुल्फ या फॉक्स। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि जो 10 किलो कैलोरीज है इसका 10% ही जा रहा है। 10 किलो कैलोरीज का 10% ही थर्ड ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल हो रहा है, यानी कि 10 किलो कैलोरीज का 10% 1 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे भी 90% लॉस्ट और डिसिपिएटेड एज हीट, यानी कि जो 90% है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे भी थर्ड ट्रॉफिक लेवल से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? 10%। और यहाँ पे अगर 1 किलो कैलोरी का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.1 किलो कैलोरीज। सो इससे हमें ये पता चला कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है तो 10% जाती है, और हर स्टेप पे, हर सीक्वेंशियल स्टेप पे 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे ये है एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन, कि किस प्रकार से फूड चेन में एनर्जी का फ्लो या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे जो फूड चेन है ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है। किस तरीके से? फ्लॉट, दैट इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला थर्मोडायनामिक्स का लॉ। एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये केवल एक फॉर्म से, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये बदल जाती है। अब यहाँ पे इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे ग्रास। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्रासेस हैं दीज आर प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स। तो इन्होंने क्या किया? सोलर एनर्जी को लिया एंड दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि ये सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को लेके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है, यानी कि जो थर्ड ट्रॉफिक या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, या फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इन ट्रॉफिक लेवल्स पे जो एनर्जी जा रही है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जा रही है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी आएगी, यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी का, और यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली हो रहा है, यानी कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है कॉन्स्टेंटली। सो हियर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये एक फॉर्म था, इसे दूसरे फॉर्म में और किसी और फॉर्म में भी ये कन्वर्ट की जा सकती है। यानी कि एक और हम एनर्जी यहाँ पे ले सकते हैं, हीट एनर्जी, किनेटिक एनर्जी का भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे हम नेक्स्ट स्लॉट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स ने ट्रैप की सोलर एनर्जी को प्लांट्स ने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में।
अब यहाँ पे ये जो केमिकल एनर्जी है जब इस ट्रॉफिक लेवल पे आएगी तो 10% आएगी, इस ट्रॉफिक लेवल पे भी 10% आएगी, इस ट्रॉफिक लेवल पे भी 10% आएगी। बट जो 90% एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी वर्ड कैसे आया कि जब ये ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, यानी कि डियर जब फीड करेगा ग्रास पे तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जब फॉक्स डियर को खाएगा तो यहाँ पे भी इनको अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वैसे ही टाइगर को भी अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। अब इसी के साथ साथ ये तो हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। द इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कहने का मतलब है कि जो इकोसिस्टम है ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है। किस तरीके से फॉलो करता है? दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसिस द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म को ट्रॉफिक लेवल पे कांस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? कांस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या सिंथेसाइज करने के लिए? बायोमॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करने के लिए। यानी कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी ऑर्गेनिज्म उसको कंजर्व करके बायोमॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करते जाएंगे। सो हियर दे रिक्वायर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स। दे सिंथेसाइज molecules what they exactly require. When we go from the first trophic level to fourth trophic level, जब हम पहले ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं सो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल पे से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे और थर्ड से फोर्थ पे, तो जो एनर्जी जा रही है वो 10% ही जा रही है। यानी कि 10% इज द कांस्टेंट। सो हियर द परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कांस्टेंट, यानी कि 10% ही ट्रांसफर होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस। पहले ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे और तीसरे से चौथे पे जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी तो जो अमाउंट एनर्जी का है, ये इंपॉर्टेंट है, जो अमाउंट है एनर्जी का वो कैसा होता जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड हियर प्रोड्यूसर्स, जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो वो इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है का मतलब क्या है? जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के पास अवेलेबल जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। हमने एग्जाम्पल में भी देखा, जब हमने स्टार्ट किया था तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट किया था, तो हमने एग्जाम्पल भी लिया था जैसे प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है और जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र होती जा रही है 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे, तो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि कंज्यूमर्स तक, टॉप कंज्यूमर्स तक जाते जाते वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं और जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो इकोलॉजिकली वीक है बट फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो टॉप कार्निवोर्स हैं उन्हें अपनी एनर्जी या अपने बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई चाहिए और कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई के लिए वो कॉन्टिन्यूसली फीड करेंगे और अपना जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट इकोलॉजिकली वीक। So this is all about the 10% law or the Lindemann 10% law of energy or the flow of energy. लास्ट वीडियो में हमने लिंडमैन 10% लॉ के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में। सो हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, द वन इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन को हम प्रीडेटरी फूड चेन भी बोलते हैं। द ग्रेजिंग फूड चेन इज ऑल्सो नोन एज प्रीडेटरी फूड चेन। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक फूड चेन एंड द थर्ड वन इज डिट्राइटस फूड चेन। तो 3 टाइप की फूड चेन हो गई, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन, डिट्राइटस फूड चेन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में।
ग्रेजिंग फूड चेन वो फूड चेन है जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज ऑर्गेनिजम्स तक जाते हैं, यानी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड एंड्स एट लार्ज ऑर्गेनिज्म. सो हियर जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे, दी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, और जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होंगे उन लार्ज ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स. सो हमने फूड चेन में देखा भी है कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होके कंज्यूमर पे खत्म होती है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्या बात कर रहे हैं, हियर द प्रोड्यूसर्स आर स्मॉलर इन साइज एंड द कंज्यूमर्स आर लार्जर इन साइज. यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेंगे ग्रेजिंग फूड चेन में. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम and the food chain which is going in the terrestrial ecosystem, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो फूड चेन चलती है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहला हम बात करेंगे कि ये जो फूड चेन है ये स्टार्ट हो रही है ग्रासेस से. ग्रास ट्रॉफिक 1 लेवल पे है, यानी कि ग्रास प्रोड्यूसर्स हैं और स्मॉलर इन साइज हैं. इसको खाने वाले हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स नेचुरली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रीन प्लांट यानी कि प्लांट्स पे फीड करते हैं. सो द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोर्स. सो हियर रैबिट आर हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स. तो जो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे ग्रास को खा रहे हैं. सो हियर द कैटेगरी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, दिस रैबिट इज नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर. यहाँ पे ये कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. और अगर इनका ट्रॉफिक लेवल देखें तो ये प्लेस्ड हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे. रैबिट को खाने वाला वुल्फ जो कि प्लेस्ड है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, और इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर ऑर्गेनिज्म. कार्निवोर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लैश खाते हैं. द कार्निवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन फ्लैश और फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे वुल्फ जो है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला होगा टॉप कंज्यूमर, दैट इज लायन. तो इस पर्टिकुलर फूड चेन में जो लायन है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है, और यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ टॉप कंज्यूमर. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो फूड चेन है प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स तक जा रही है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसकी साइज सीक्वेंशियली बढ़ती चली जा रही है. जैसे यहाँ पे हम ग्रासेस का साइज देखें तो दे आर स्मॉलर इन साइज. ग्रासेस से बड़ा साइज रैबिट का, रैबिट से बड़ा साइज वुल्फ का, और वुल्फ से बड़ा साइज लायन का. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि प्रोड्यूसर्स तो स्मॉल हैं और कंज्यूमर्स जो हैं वो लार्ज हैं. सो दिस इज द फूड चेन. कहाँ पे चल रही है, ये चल रही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में. नेक्स्ट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम में चलने वाली फूड चेन, यानी कि पानी में चलने वाली फूड चेन. तो ये जो पानी में चलने वाली फूड चेन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन्स. किससे स्टार्ट हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हो रही है. फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जू प्लैंक्टन्स. तो सबसे पहले हम इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान ले कि क्या होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और क्या होते हैं जू प्लैंक्टन्स. फाइटो मीन्स प्लांट, यानी कि दीज आर प्रोड्यूसर्स, और यहाँ पे जो जू प्लैंक्टन है, जो वर्ड जू है इट मीन्स दे आर एनिमल्स. अभी जो प्लैंक्टन्स हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप लोकोमोट नहीं कर सकते, ये पानी की सहायता से यानी कि जो वाटर करंट होगा उसी की सहायता से मूव कर सकते हैं. सो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट लोकोमोट बाय देयर ओन. तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले होंगे जू प्लैंक्टन. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये छोटे हैं साइज में comparatively, यानी कि we are comparing zooplankton and the phytoplankton. In this comparison जो phytoplankton है उसकी साइज छोटी है zooplankton से. zooplankton को खाने वाली that is small fish, और small fish को खाने वाली is the large fish. तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि यहाँ पे जो phytoplanktons हैं यानी कि these are producers
and they are small in size. And this is a large fish, this is a consumer, and this consumer is large in size. So this is also an example of grazing food chain. ये भी grazing food chain का ही एक example है जो कि small organism से शुरू होके large organism पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की, तो फाइटोप्लैंक्टन्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हैं, जूप्लैंक्टन सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हैं, देन स्मॉल फिश थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है, एंड द लार्ज फिश एज इट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ये 4 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन यहाँ पे आता है, दैट इज पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन स्टार्ट होती है लार्ज ऑर्गेनिज्म से एंड इट एंड्स एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म। लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होके स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे खत्म होती है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लार्ज ऑर्गेनिज्म हैं वो होंगे प्रोड्यूसर्स। लार्ज ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स। और यहाँ पे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे दीज आर कंज्यूमर्स, ये होंगे कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्री। एज वी ऑल नो द ट्री आर कैटेगराइज इन प्लांट कैटेगरी। ट्री किसकी कैटेगरी में कैटेगराइज हैं? दे आर कैटेगराइज इन प्रोड्यूसर कैटेगरी, दे आर कैटेगराइज इन प्लांट कैटेगरी। सो हियर इसका जो ट्रॉफिक लेवल है दैट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ पे सेकंड यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ रही है बर्ड्स और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ रहे हैं स्मॉल इंसेक्ट्स। सो ये एक फूड चेन बन रही है और इस फूड चेन में हमें एग्जैक्टली क्या समझ में आ रहा है कि बर्ड को शेल्टर देने वाला है ट्री। सो हियर द ट्री इज द होस्ट फॉर बर्ड and for these small insects the birds are the host. So यहाँ पे अगर हम size wise देखें so these organisms are parasite। ये जो organisms हैं, ये जो insects हैं, ये parasites हैं और ये जो parasites हैं ये अपना nutrition यानी कि अपना food कहाँ से ले रहे हैं? birds से ले रहे हैं। So ये जो food chain है यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है कि इनकी जो size है वो छोटी है, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एंड द प्रोड्यूसर्स विच आर लार्जर इन साइज। सो दिस काइंड ऑफ फूड चेन इज नोन एज पैरासाइटिक फूड चेन। द थर्ड काइंड ऑफ फूड चेन इज नोन एज डिट्राइटस फूड चेन। जैसा कि इसका नाम है डिट्राइटस, तो डिट्राइटस फूड चेन वो फूड चेन है जो स्टार्ट होती है डिट्राइटस से। डिट्राइटस का यहाँ पे मतलब है डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से। द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज डिट्राइटस। सो डिट्राइटस पे एक्ट करने वाले यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करने वाले कौन होंगे? decomposers, and the decomposers are the bacteria and the fungi. So here these are known as decomposers. तो ऐसी फूड चेन जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ एक्सेप्शन। किसका एक्सेप्शन है? इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द नॉर्मल फूड चेन। ये नॉर्मल फूड चेन का एक्सेप्शन है। नॉर्मल फूड चेन हमने पढ़ी थी, उसमें हमने एग्जैक्टली ये पढ़ा था कि नॉर्मल फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो किस दिशा में चलता है, क्या ये यूनिडायरेक्शनल है या ये बाई डायरेक्शनल है। तो वहाँ पे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है और कॉन्स्टेंटली फ्लो होती है, यानी कि 10% एनर्जी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे जाती है।
अब 90% जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। इस कंडीशन में हम ये समझ पा रहे हैं कि जो डिट्राइटस फूड चेन है ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हो रही है, यानी कि इस पे एक्ट कौन कर रहे हैं, इस पे एक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 10% लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो इस कारण से इस फूड चेन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ द नॉर्मल फूड चेन, क्योंकि इट डजंट फॉलो द लिंडमैन 10% लॉ। सो यहाँ पे हमने 3 टाइप की फूड चेन पढ़ी, डिट्राइटस फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन एंड द ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में पढ़ा। तो पहली फूड चेन हमने पढ़ी ग्रेजिंग फूड चेन, द सेकेंड वन वॉज द पैरासाइटिक फूड चेन एंड द थर्ड वॉज द डिट्राइटस फूड चेन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नेचर में एग्जिस्ट करता क्या है, नेचर में एग्जिस्ट करता है फूड वेब। अब क्वेश्चन ये है कि नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। सो हियर इट इज अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की एक चेन है। इस चेन में डी फीड कर रहा है सी पे, सी फीड्स ऑन बी एंड बी फीड्स ऑन ए। अब यहां पे सी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, तो सी ऑर्गेनिज्म के खत्म होने पे डी भी खत्म हो जाएंगे। अब यहां पे सी के खत्म होने से बी और ए पे क्या प्रभाव आएगा, तो बी का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा और बी का नंबर इंक्रीज होने से ए का नंबर जो है वो डिक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन साइज में डिफरेंस आता जाएगा। अब इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि फूड चेन का नेचर में एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सो एग्जैक्टली एग्जिस्ट क्या करता है, फूड वेब। नाउ व्हाट इज फूड वेब? बहुत सारी फूड चेन जब नेटवर्क बनाती हैं उसको हम बोलते हैं फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन ने नेटवर्क बनाया एंड द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन इज नोन एज फूड वेब, और द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन का कॉम्बिनेशन कहलाता है फूड वेब। अब इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे एक फूड चेन है, दिस इज अ वन चेन, PQRS, this is the second one and the third one is 1, 2, 3 and 4। अब अगर हम देखें एक चेन में अगर एक ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसका प्रभाव किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आ ही रहा है। यहाँ पे सी खत्म हो रहा था तो प्रभाव आ रहा था डी में, यानी कि डी भी खत्म हो रहे थे, बी का नंबर बढ़ रहा था और ए कम हो रहे थे। बट अगर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं तो ऑप्शंस बढ़ने से ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि चेन इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और यही बनाता है फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर में डी के लिए जो ऑप्शन था वो था सी, सी ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाता है। तो यहां पे देयर इज वन मोर ऑप्शन फॉर डी, डी के लिए एक और ऑप्शन है दैट इज आर, डी के लिए एक और फीडिंग ऑप्शन है वो है आर। अब यहां पे एक और फूड चेन है तो और ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, लाइक सो हियर फॉर डी 3 इज वन मोर ऑप्शन। यहां पे ये ऑर्गेनिज्म भी इसके लिए ऑप्शन का काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में
डी के पास टोटल कितने ऑप्शन हैं? इसके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर सी, आर एंड 3 इटसेल्फ। तो 3 ऑप्शन होने की वजह से अगर एक भी एलिमिनेट हो जाता है तो 2 फीडिंग ऑप्शंस रहते हैं, 2 हो जाते हैं तो तीसरा फीडिंग ऑप्शन रहता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारी फूड चेन है तो नंबर ऑफ ऑप्शंस भी ऑर्गेनिज्म के लिए बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो बनाती है फूड वेब। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम is directly proportional to the complexity of the food web. Is directly proportional to the complexity of food web. यानी कि फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा इकोसिस्टम। सो यहाँ पे मोर विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे डी के पास 3 ऑप्शन है खाने के लिए, बट अगर ये और ऑर्गेनिज्म के साथ चेन आए, यहाँ पे बहुत सारी और चेन्स हो तो अवेलेबल ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं। जब यहाँ पे 2 चेन्स थी तो अवेलेबल ऑप्शंस कम थे, यानी कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम थी क्योंकि यहाँ पे चेन्स कम थी। जैसे जैसे फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे तो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको एक एग्जाम्पल से और डिस्कस करते हैं। ये एक फूड वेब है, यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड हैं। सो हियर द वेरियस food chain or the combination of the various food chain is known as food web, which we have studied earlier. So here for example यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि देयर इज फैसिलिटी ऑफ टेस्ट एंड चॉइस इन द फूड वेब। यानी कि फूड वेब में चॉइस होती है टेस्ट की और फैसिलिटी होती है टेस्ट की एंड चॉइस की, यानी कि ऑर्गेनिज्म अपनी फैसिलिटी को यूज कर सकता है। जैसे यहां पे एक लाइन है प्लेस्ड एट 4th ट्रॉफिक लेवल। किस ट्रॉफिक लेवल पे प्लेस्ड है? 4th ट्रॉफिक लेवल पे प्लेस्ड है। अब यहां पे लाइन के लिए बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन है, जैसे जितने एरोज लाइन तक आ रहे हैं उतने अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो यहां पे 5 एरो आ रहे हैं लाइन तक, 5 अवेलेबल ऑप्शंस लाइन के पास हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन है फॉक्स का, वुल्फ का, रैबिट, गोट एंड डियर, यानी कि 5 चीजें इसके पास ऑप्शन में हैं। इनमें से मान लीजिए डियर अवेलेबल नहीं है तो बाकी 4 अवेलेबल ऑप्शंस हैं। मान लीजिए यहाँ पे रैबिट नहीं है तो 3 ऑप्शंस बचते हैं। तो देयर इज फैसिलिटी ऑफ चॉइस, यहाँ पे चॉइस की फैसिलिटी है। मान लीजिए गोट नहीं है तो सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए 2 ऑर्गेनिज्म वुल्फ और फॉक्स अवेलेबल है। तो नेचर में जिसका एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस है दैट इज फूड वेब। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द फूड चेन इन द नेचर। और जब हम इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे भी हम एक ही बात बोलते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर फूड वेब है तो उतना ही ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड वेब। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन बेस्ड आते हैं। मान लीजिए आपको एक चेन दे दी गई और उस चेन में अगर एक भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या एलिमिनेट हो जाता है, उसकी संख्या कम हो जाती है, तो उसके आगे और पीछे के जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो प्रभावित होगा, उनका नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं और इन ऑप्शंस के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑप्शंस आपको बहुत सारे दे दिए जाएंगे। उसमें मान लीजिए एक फूड चेन है, लाइक यहाँ पे एक फूड चेन है ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग,
एंड पीकॉक एक फूड चेन है। अब इस फूड चेन में मान लीजिए फ्रॉग का नंबर कम होता है, तो फ्रॉग के नंबर कम होने से नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, इसका नंबर कम हो रहा है तो इसके नंबर ज़्यादा होंगे, पीकॉक का नंबर कम होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपका थरली आने चाहिए। So this is all about the food web. In the next video, we will discuss about the solid waste and how these solid waste get disposed. लास्ट वीडियो में हमने फूड वेब के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरनमेंट। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं, तो उसमें एक एक्टिविटी है दैट इज सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट एग्जैक्टली कितने टाइप का होता है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रभाव आता है, इफेक्ट क्या क्या आता है एनवायरनमेंट में। तो सॉलिड वेस्ट दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्म को समझें। बायोडिग्रेड, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिग्रेड होने वाला, टूटने वाला। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इस वेस्ट को ब्रेक कर सके, तोड़ सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिग्रेड या डिकम्पोज किया जा सकता है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता। अब 10th क्लास में इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। सो यू हैव टू आंसर द एक्टिविटीज विच इफेक्ट द एनवायरनमेंट इज द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेस्ट? दोनों वेस्ट के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये वो वेस्ट है जो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स इस पर्टिकुलर वेस्ट को तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, और ये एंजाइम्स रिलीज करने वाले भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कॉमनली डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। सो हियर दिस पर्टिकुलर वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ the activity of the enzymes or with the help of biological catalyst। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे एंजाइम्स की सहायता से इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट को डिकम्पोज, डिग्रेड किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कांट बी ब्रोकन। कितना भी कुछ किया जाए बट ये बिल्कुल भी सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किए जाते। They can't be broken down into simpler substances by the activity of biological catalyst or with the help of enzymes। यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट को सिंपलर में कन्वर्ट कर दे। सेकेंड डिफरेंस, दे कैन एंटर इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में एंटर कर जाते हैं, बट ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में एंटर नहीं करते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल आपने 9th क्लास में पढ़ी है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल एक्सेट्रा। तो जब हम इन साइकिल्स की बात करते हैं तो इस साइकिल में ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट हैं ये साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं, लिविंग से नॉन लिविंग में और नॉन लिविंग से लिविंग में। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, लिविंग से नॉन लिविंग में जिस वेस्ट की साइकिलिंग होती है, साइक्लिक फ्लो में जो वेस्ट चलता रहता है, दिस काइंड ऑफ वेस्ट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब कैसे चलता है?
मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम मानते हैं जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं सॉइल पे, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करता है ह्यूमस। ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस बनता है सॉइल पार्टिकल से, और ह्यूमस में मेनली प्रेजेंट होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो यहाँ पे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है दैट इज ह्यूमस। अब उस ह्यूमस से और जो सॉइल पार्टिकल्स है इनकी सहायता से प्लांट ग्रो करता है। हम बोलते भी हैं कि द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज ह्यूमस। अब यहाँ पे प्लांट ने मिनरल न्यूट्रिएंट लिए सॉइल से, प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट लेके सॉइल से, मान लीजिए ये प्लांट है, ट्री है, ये मिनरल न्यूट्रिएंट लेता है सॉइल से। अब यहाँ पे क्या होगा? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब इसकी पत्तियाँ गिरेंगी, झड़ेंगी, तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर में कन्वर्ट होगा, तो ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में एंटर करेगा, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको ले सकते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं। अब सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आया? तो बहुत सारे प्रोसेसेस हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ा है, जो अपने आप में 3 तरीके का होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सेट्रा। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन प्लांट में आया है वो नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से कंप्लीट होता हुआ फिर से वहीं चला जाता है जहाँ से वो आया था, यानी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से वो आया था और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में ही वो चला गया। इसीलिए वो हिस्सा बन जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल का। व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे इसको? इट इज अ cyclic flow of nutrient between the living and the non-living components of ecosystem। इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। और जो बायोजियोकेमिकल्स हैं उसमें नाइट्रोजन आता है, कार्बन आता है, एक्सेट्रा। तो ये जो साइक्लिक फ्लो इन न्यूट्रिएंट्स की चलती रहती है, ये किस वेस्ट में पॉसिबल है? ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में पॉसिबल। इसलिए हम कहते हैं कि they enter in biogeochemical cycle, but non-biodegradable waste is not the part of, ये कभी भी पार्ट नहीं रहता है biogeochemical cycle का। Next, they become pollutant only when the accumulation in the large quantity। अगर biodegradable waste भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा एंजाइम्स लगेंगे उनको डिकम्पोज करने में, यानी कि बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो समय भी ज़्यादा लगेगा। तो कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनवायरनमेंट में है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इट बिकम पॉल्यूटेंट। सो व्हाट इज द लाइन? दे बिकम पॉल्यूटेंट ओनली व्हेन दे एक्यूमुलेट इन द लार्ज क्वांटिटी। अगर ये ज़्यादा मात्रा में है तो ये पॉल्यूटेंट कहलाएंगे, बट दे ऑलवेज एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट। जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, ये चाहे स्मॉल क्वांटिटी में हो या लार्ज क्वांटिटी में हो, इनको हम पॉल्यूटेंट ही बोलेंगे, यानी कि ये एनवायरनमेंट को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट इज all the biodegradable waste treated properly before discharge them into water or soil। कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्यों ना हो, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। जैसे सीवेज की हम बात करते हैं, तो सीवेज एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बट सीवेज को भी डायरेक्टली पानी में या सॉइल में डिस्चार्ज नहीं किया जाता, इसके लिए पहले इसको ट्रीट किया जाता है, और इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मोटो यही होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको भी ट्रीट करके डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। सो हियर ऑल द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ट्रीटेड प्रॉपरली, इनको भी ट्रीट करना चाहिए प्रॉपरली, जिससे कि ये किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। The next is they can't be treated properly before discharge them into water। इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये केवल या तो रिसाइकिल किए जा सकते हैं या ये रीयूज किए जा सकते हैं। हम 3R फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, तो 3
R फॉर्मूला इज रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज। ये 3R फॉर्मूला जो है ये एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने का फॉर्मूला है। तो ये जो वेस्ट हैं, जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी बोल रहे हैं, ये वेस्ट वो हैं जिनको या तो रिसाइकिल किया जाएगा या रीयूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज दे डू नॉट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। परसिस्ट का मतलब है जैसा था वैसा ही रहेगा, दैट इज परसिस्ट। तो जब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ज़्यादातर एनिमल और प्लांट वेस्ट आता है। मान लीजिए हमारा गार्डन है, उस गार्डन में बहुत सारी पत्तियां झड़ रही हैं अलग अलग पेड़ से, तो वो जो वेस्ट है वो पत्तियां वैसी नहीं रहेंगी अगर हम उसको 10 या 15 दिन बाद देखेंगे, जो मिट्टी पे गिरी हुई हैं वो डिकम्पोज होने लगेंगी। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो जिस फॉर्म में था वैसा हमेशा नहीं रहता। बट जब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन अगर डंप हो गई है सॉइल में तो अगर हम उसको सालों बाद भी देखेंगे तो वह वैसी ही रहेगी। एल्यूमिनियम फॉयल है वो वैसी ही रहेगी, यानी कि जिस फॉर्म में वो थी उस फॉर्म में ही रहेगी। इसका मतलब है दे persist in the environment for a long time, जो जैसा था वैसा ही रहेगा, that is persist। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है they persist in the environment for a longer period। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं, आपको कैटेगरी दे दी जाती है। उन कैटेगरीज में से आपको ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से आप लिस्ट कर दीजिए कि कौन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं या कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो हियर द एग्जाम्पल आर फ्रूट, वेजिटेबल, पेपर, फीकल मैटर, वुड, यूरिन, सीवेज। ये सभी के सभी कौन से वेस्ट हैं? ये एनिमल या प्लांट वेस्ट हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या उनके वेस्ट हैं, वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं केमिकल्स, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। एग्जाम्पल हम ले डीडीटी, तो डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, किस कैटेगरी में आता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। लेड, मर्क्यूरी, यूरेनियम, आयरन, कैडमियम, ये सारे के सारे जो हैवी मेटल्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में आती है। प्लास्टिक इवन इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि उस तरीके से आप सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकें एनवायरनमेंट में। तो जब हम सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। ये तो डिफरेंस हो गया कि वेस्ट कौन सा था, वेस्ट में डिफरेंस क्या थे और उनके एग्जाम्पल्स क्या थे। अब इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो मैनेजमेंट में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी मैनेजमेंट होता है। पहले हम बात करते हैं हाउ वी ट्रीट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने के कुछ तरीके हैं, जैसे बाय रिसाइकलिंग, इसको रिसाइकिल करना। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन be changed into reusable form by the process of recycling। रिसाइकलिंग की सहायता से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूजेबल फॉर्म में बना सकते हैं और बना के इनको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज बाय लैंड फिलिंग। अब जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके का होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो बहुत सारे तरीके का वेस्ट है। अब इस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो उस मैनेजमेंट में लैंड फिलिंग
एक प्रोसेस है, यानी कि गड्ढा खोद के कचरे को उसमें भर दिया जाता है। लगभग 6 फीट का गड्ढा खोदा जाता है और उसमें वेस्ट को डंप कर दिया जाता है। ये दो तरीके से किया जाता है, एक होती है ओपन लैंड फिलिंग, एक होती है क्लोज लैंड फिलिंग। अगर कचरे को भर के और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना दी गई है तो दिस काइंड ऑफ लैंड फिलिंग इज नोन एज क्लोज लैंड फिलिंग। अगर वो ओपन छोड़ा गया है तो दैट प्रोसेस इज ओपन लैंड फिलिंग। तो इस तरीके से हम लैंड फिलिंग कर सकते हैं। बट क्या आपने समझने की कोशिश की है कि ये जो लैंड फिलिंग है इसमें कितने प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? इसमें एल्यूमिनियम फॉयल है, इसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ साथ इसमें हॉस्पिटल वेस्ट भी है जिसमें अपने आप में सिरिंजेस हैं, बॉटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये नेचर के लिए सेफ है? क्या ये नेचर को एक हेल्दी बनाने का प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा एनवायरमेंटल हैजार्डस प्रोसेस ही रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ मिट्टी में जा रही है वो डिग्रेड तो होगी नहीं। अब मिट्टी में जाने वाली कोई चीज़ अगर डिग्रेड नहीं होगी तो सबसे पहले वो क्रिएट करेगी सॉयल पोल्यूशन, क्योंकि जो चीज़ मिट्टी में है वो बायोडिग्रेडेबल है तो वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगी। बट वही वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर soil pollution. What is soil pollution? Any undesirable change in the physical and the chemical property of soil. कोई भी ऐसा चीज जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को बदल दे वो क्या करेगा? सॉइल पोल्यूशन करेगा। अब सॉइल पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि जब बारिश आएगी तो बारिश के आने से जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है मिट्टी में, वो वेस्ट परक्योलेट होके पानी में जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। तो यहाँ पे दो तरीके के पॉल्यूशन होंगे, पहला होगा सॉइल पोल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज द वाटर पोल्यूशन। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस वेस्ट को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसका रीयूज़ करना या इसकी रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने पढ़े दो टाइप के वेस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं तो उससे एक टर्म लिंक करती है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। इस पे क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। जब हम फूड चेन पढ़ते हैं, लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, zooplanktons, small fish and the large fish. This is a food chain. अब इस फूड चेन पे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 एंड ट्रॉफिक लेवल 4। 4 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन है ये। अब यहाँ पे हर ट्रॉफिक लेवल पे जब कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाएगा, सो उसी को ही हम बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन इट? डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। आई रिपीट, increase in the concentration of any non-biodegradable substance at each successive trophic level of the food chain. किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चले जाना कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए पानी में मरकरी है और मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम था, यहाँ पे बढ़ा, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ रहा है, यहाँ पे और बढ़ा,
और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिला लार्ज फिश में। अब अगर इसी फिश को ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो ह्यूमन में कौन सी डिजीज होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ह्यूमंस जब मरकरी उनके टिश्यूज में यानी कि हमारी बॉडी में जब मरकरी एक्यूमुलेट होता है तो डिजीज होती है मिनेमाटा डिजीज। तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है बेसिकली उनमें अगर मेटल्स हैं तो मेटल्स कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं। मरकरी भी एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज मिनेमाटा डिजीज। तो यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि 1 मार्क में ये पूछा जाता है विद एग्जाम्पल, तो 1 मार्क में डेफिनेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड हाउ दे गेट मैनेज्ड। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में और वो किस कारण से कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। सो हियर द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ओजोन। ओजोन इज अ लेयर विच प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने वाली लेयर कहलाती है ओजोन लेयर। अब यहाँ पे बात ये है कि जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, इस लेयर का डिप्लीशन कहलाता है ओजोन डिप्लीशन। सो हियर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ पे है, तो ओजोन लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन is called ozone depletion। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना स्ट्रेटोस्फेयर में कहलाता है ओजोन डिप्लीशन। हाई ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट एट 16 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर above the earth surface in stratosphere called ओजोन लेयर, गुड ओजोन। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको हम कहते हैं गुड ओजोन। लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। जो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ट्रोपोस्फियर में कम होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं हम बैड ओजोन। इसी को ही हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि थिकनेस ऑफ ओजोन को किस में मेजर किया जाता है। सो द थिकनेस ऑफ ओजोन मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। इंपॉर्टेंट 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे की है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है और मेजर किसकी सहायता से किया जाता है। ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक लेयर है ट्रोपोस्फियर जो कि 8 to 16 किलोमीटर्स में है। द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, द सेकेंड वन इज द स्ट्रेटोस्फियर। हम फिलहाल 2 ही लेयर्स की बात करेंगे। जो स्ट्रेटोस्फियर है वो 16 to 50 किलोमीटर्स है। अब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में ही 16 to 25 किलोमीटर्स में जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं ओजोन लेयर, दैट इज द गुड ओजोन और द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन विच एग्जैक्टली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सन से आने वाले जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट करती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि 3 टाइप के यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन ए, यूवी रेडिएशन बी एंड यूवी रेडिएशन सी। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। दूसरी बात यहाँ पे एक और है कि ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन है बट उसका फॉर्मेशन होता है स्मॉग के थ्रू, तो दैट इज बैड ओजोन। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन इज ओजोन डिप्लीशन। यहाँ पे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में
जो सब्सटेंसेस जिम्मेदार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओजोन लेयर का डिप्लीशन नेचुरली भी होता है, बट ओजोन लेयर के डिप्लीशन से जो नेचुरली हो रहा है उससे ओजोन होल नहीं बनता, बट एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ ऐसे सब्सटेंसेस नेचर में रिलीज होते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, तो वो कारण बनते हैं ओजोन होल का। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के सब्सटेंसेस कौन से हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, दैट इज ODS, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब फिर से क्वेश्चन बन जाता है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन करता है, तो डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर, AC, जेट फाइटर एक्सेट्रा चीजों से रिलीज होते हैं। रिड्यूसेस द ओजोन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन है इसको रिड्यूस करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओजोन के साथ UVC क्या बनाता है, इट फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रोसेस नेचुरल हो रहा है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, तो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है नेचुरली भी हो रहा है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण भी हो रहा है। अब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं उनके कारण हो रहा है, उस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट C से रिएक्ट करके CF2Cl और क्लोरीन रेडिकल बनाते हैं। जो क्लोरीन रेडिकल है ये ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ClO और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ClO नेसेंट ऑक्सीजन के साथ फिर क्लोरीन रेडिकल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसी तरीके से ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये चेन रिएक्शन में चलते हुए और ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट करता जाता है। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है एंड क्या बना रहा है, ओजोन होल। सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ओजोन होल। ओजोन होल सबसे पहले देखा गया था 1985 में एंटार्क्टिका में। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि किस ईयर में देखा गया और कहाँ देखा गया। सो ईयर इज 1985 एंड एंटार्क्टिका इज द प्लेस जहाँ पे पहले देखा गया। अपीयर्स बिटवीन लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर, सीन थ्रू सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट के थ्रू देखा गया दैट इज Nimbus 7, द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट इज Nimbus 7। Montreal Protocol was signed in 1987, ये प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। Montreal Protocol was signed in 1987 to regulate the use of ozone depleting substance। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनके यूज, जिस भी तरीके से वो यूज हो रहे हैं उनके यूज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रेगुलेट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है। इफेक्टिव फ्रॉम 1989, जो इफेक्टिव हुआ 1989 में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ा ओजोन लेयर के बारे में, क्या ऐसे कारण थे जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के जिम्मेदार हैं। अब क्वेश्चन एक कई बार ये भी आता है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो उससे जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं उन पे क्या प्रभाव आता है। तो जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में कैटरैक्ट प्रॉब्लम होने लगती है, उसको हम हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। इसी के साथ साथ जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं
वो भी प्रभावित होती हैं। जैसे ह्यूमंस में एक और एग्जांपल लेते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, स्किन एलर्जी होने लगती है। साथ साथ में जो वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय होता है। इसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। तो ये डिप्लीशन के कारण है कि हम जैसी बायोलॉजिकल स्पीशीज पे ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के क्या परिणाम आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ह्यूमन एज अ स्पीशीज पे इसके क्या इफेक्ट हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज ओजोन लेयर और what is ozone depletion and what are the causes of ozone depletion and what are the effects of ozone depletion। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कारण भी पता होने चाहिए और परिणाम भी आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे क्लास 10th का हर एनवायरनमेंट चैप्टर खत्म होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वेटेज भी है टर्म 2 में।